हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः आप लोगों के बीच बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 1206 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसमें हम सभी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ चर्चाएं किए भी हैं, जिनका कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 मात्र 4 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। इतने कम समय में इन्होंने अपनी ख्याति मध्यकालीन इतिहास में एक बड़े पैमाने पर स्थापित करने का पूरा प्रयास कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उद्देश्य के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला उद्देश्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व के बारे में हम जान सकेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का व्यक्तित्व कैसा था। दूसरा पॉइंट है महान सेनापति व कुशल राजनीतिज्ञ के बारे में भी हम जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थान क्या रहा है, कैसे रहा है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार हुई, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का व्यक्तित्व एवं कार्य। जैसा कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ऐबक को भारत के इतिहास में अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम था और उसे निसापुर यानी कि जो फारस देश है कि काजी फखरुद्दीन ने खरीदा था और खरीद करके उसे सैनिक शिक्षा से लेकर के पढ़ाई लिखाई इन समस्त चीजों में उसको सिद्धहस्त प्राप्त की करके उसको अपना जीवन जीने का एक सहारा बना था। आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फखरुद्दीन के हाथों खरीदा गया था, फखरुद्दीन के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को फखरुद्दीन के पुत्रों ने मोहम्मद गोरी को के हाथों बेच दिया था और मोहम्मद गोरी उसकी प्रतिभा, उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर के उसे खरीद करके अपने राज दरबार में सुशोभित किया। आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायण के साथ अपने स्वामी भक्ति का निर्वहन किया, जिसमें मोहम्मद गोरी जिसे भारत विजय का श्रेय भी दिया जाता है, भारत विजय का श्रेय भी दिया जाता है। मोहम्मद गोरी को भारत विजय का श्रेय दिया जाता है, किंतु यह भी निर्विवाद है कि गोरी की योजनाओं को कार्य रूप देने और उन्हें सफल बनाने में ऐबक ने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। ऐसा इसलिए था कि तराइन के युद्ध से लेकर के भारत के किसी भी युद्ध में मोहम्मद गोरी जब जाता था तो वह अपने साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के जाता था।
जिससे परिणाम यह हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सूझबूझ और सैनिक क्षमता के बल पर प्रत्येक युद्धों में बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका का निर्वहन करके क्षेत्रों पर विजय हासिल करता चला गया। और इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दिलों को जीतता चला गया। और आगे चल करके, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, कि मोहम्मद गोरी की कोई भी संतान न होने के कारण गोरी ने अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद गोरी ने अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को निर्धारित किया। और आगे चल करके उसके विजित प्रदेशों में, मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों में नागरिक शासन की स्थापना और शत्रुओं से उनकी रक्षा ऐबक ने ही की थी। गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के बल पर न केवल भारतीय राज्य को मध्य एशिया के चंगुल से छुड़ाया, बल्कि एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना भी किया। उसके समय के प्रबल प्रतिद्वंदी एल्दौज और कुबाचा जैसे प्रमुख शक्तिशाली प्रतिरोधियों के साथ उसने दूरदर्शी सोच अपनाई और इन आक्रमणकारियों, इन प्रतिद्वंदियों से कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके आक्रमणों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा। एक वाक्य भी हमें याद आ रहा है, अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा भी करूंगा, कि ठीक इसी प्रकार आगे चल करके अकबर ने भी अपनी दूरदर्शी सोच के कारण उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में भी अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। ठीक उसी प्रकार यहां भी कुछ स्थिति वैसी ही हमें दिखाई पड़ रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एल्दौज और कुबाचा जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने देश को, अपने राज्य को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। हम अगला टॉपिक पे आते हैं। महान सेनापति ऐबक एक अच्छा अश्वारोही, कुशल तीरंदाज व साहसी सैनिक व महान सेनापति भी था। अपनी सैनिक गुणों के कारण ही वह मोहम्मद गोरी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हो सका और गोरी के भारत से लौट जाने के बाद उसने अनेक प्रदेशों पर अपनी विजय पताका को लहराया। आगे हम चर्चा करते हैं। कुशल राजनीतिज्ञ ऐबक एक कुशल सेनापति ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने प्रतिद्वंदियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे चर्चा किया है। और वैवाहिक संबंध जो स्थापित उसने किया, एल्दौज और कुबाचा के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके साथ साथ एल्दौज की जो पुत्री थी, एल्दौज की पुत्री के साथ स्वयं यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एल्दौज जो उसका प्रबल प्रतिद्वंदी था उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसकी पुत्री के साथ अपना खुद का विवाह रचाया। इसके साथ यहां कुबाचा होगा, कुबाया लिखा गया है, बाय फॉल्ट हुआ है, तो कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। एक तरफ उसने एल्दौज की पुत्री के साथ अपना खुद का विवाह रचाया, इसके साथ साथ कुबाचा जो कि यह भी प्रबल प्रतिद्वंदी था, इसकी पुत्री के, इसकी बहन के साथ शादी कर दी। कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी करके स्थिति को, अपने राज्य को मजबूत स्थिति की ओर ले गया। इससे उसकी दूरदर्शिता सोच भी प्रदर्शित होती थी। इससे उसकी स्थिति, जैसे कि मैंने बताया कि दो प्रमुख आक्रमणकारी थे, दो प्रमुख प्रबल प्रतिद्वंदी थे, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके स्थिति को मजबूत करके जो आक्रमण का खतरा था, जो राज्य में अशांति का खतरा मंडरा रहा था, उससे काफी हद तक निजात मिली और उत्तरोत्तर विकास करने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया।
गजनी के राज्य से भारत के राज्य का संबंध विच्छेद कर उसने अपने राजनीतिक दूरदर्शिता का भी परिचय दिया। आगे चलते हैं कि इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थान क्या रहा। इसमें हम पाते हैं कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। वह गोरी द्वारा स्थापित नवीन तुर्क साम्राज्य के शत्रुओं का दमन किया। अब यहां पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि तुर्क साम्राज्य के शत्रुओं का दमन। तो शत्रु कौन है? अभी मैं ऊपर बताया कि एल्दौज और कुबाचा, जो कि मोहम्मद गोरी के समय से दिल्ली सल्तनत पर आंच लगाए हुए थे, वो चाह रहे थे कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो और दिल्ली सल्तनत पर हम अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। तो यही दो शत्रु थे जिसका उन्होंने दमन करने का भी पूरा प्रयास किया। विजित प्रदेशों में नागरिक शासन की स्थापना की और कुछ अंशों में इसका संगठन भी किया। एक सुदृढ़ और व्यवस्थित शासन स्थापित करने में वह सफल रहा। क्यों? क्योंकि मात्र 4 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। इसने सिर्फ 4 वर्षों में युद्धों के द्वारा क्षेत्र में जो अशांति थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। चोर डाकुओं से अपने राज्य को मुक्त करके एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना करने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। किंतु इसके साथ साथ एक सोचने वाली बात है कि हम जो टाइम ड्यूरेशन जो पढ़ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, यह गुलाम वंश का काल रहा है। और एक बहुत बड़ी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा व्यक्ति जो एक दास था, दास के पद से उत्तरोत्तर वृद्धि कर करके वह सुल्तान सल्तनत की गद्दी प्राप्त किया। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसको उसने बखूबी निभाया। आगे चल करके निम्न दास पद से, यहां ध्यान देने की जरूरत है कि निम्न दास यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास के पद से उन्नति करके भारत का सुल्तान बन बैठा। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमको भी कुतुबुद्दीन ऐबक से सीख लेनी चाहिए। एक दास होकर के दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह। अब हम चर्चा करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी मैंने बताया भी कि इसका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का था। 1210 ईस्वी में लाहौर में, ध्यान देने की जरूरत है, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जिसे आज आधुनिक रूप में हम पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर गया और घोड़ा भी उस पर चढ़ गया। घोड़ा जब इनको गिराया और घोड़ा अपने टापू से इनके ऊपर भी प्रहार किया। और पोलो की छड़ी जो कि काफी नुकीली होती है, यह छड़ी उसके छाती और पेट में काफी हद तक अंदर चली गई, संघातिक चोट पहुंचा, जिसके वजह से वह बर्दाश्त न कर सका और वह आकस्मिक काल के गाल में समा गया, जिसके नाते कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु गंतव्य स्थान पर ही उसकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर हम उसके मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल सेनापति, एक योग्य राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक न्यायप्रिय शासक भी था, एक उदार शासक भी था। एक उदार के साथ साथ मिनहाज-उस-सिराज नामक इतिहासकार उसे लाख बख्श और हातिम दुती के नाम से भी विभूषित करते हैं। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों में दान करने वाला। तो इतिहासकारों ने भी इसकी भूरी प्रशंसा की है। कई लेखकों ने उसकी दानशीलता, जैसे कि मैंने भी चर्चा किया कि लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो उसकी दानशीलता को भी की भूरी प्रशंसा इतिहासकारों ने किया है। उसे मिनहाज-उस-सिराज ने, मैंने क्या बताया भी, लाख बख्श के उपाधि से विभूषित किया। ऐबक साहित्य और कला का भी पोषक था, प्रेमी था, लेकिन
अपने साम्राज्य विस्तार के नाते अपने क्षेत्र में जो अशांति का जो दौर चल रहा था उसके तरफ ध्यान देने के नाते वह अपने समय में साहित्य में रुचि होने के बावजूद भी कोई विशेष योगदान न दे सका। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे कुतुब मीनार की उसने स्थापना किया था। तो आगे हम चलते हैं। उसके हृदय में साहित्य के प्रति विशेष अनुराग, अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम था। वह चाहता था साहित्य के क्षेत्र में कुछ लिखना, कुछ कला के क्षेत्र में करना, लेकिन वह मजबूर था, इसके नाते वह इन क्षेत्रों में विशेष योगदान न दे सका। हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और अपना अमूल्य योगदान भी देते थे। अब आते हैं, जितना टॉपिक में जितना पॉइंट मैंने पढ़ाया उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन है कि ऐबक का शासन काल कब से कब तक था? मैं बार बार रिपीट किया हूं कि 1200 इसका आंसर होगा 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। दूसरा क्वेश्चन है लाख बख्श से किसे विभूषित किया गया? पहला है कुबाचा, एल्दौज, सिराज और ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज-उस-सिराज ने लाख बख्श से विभूषित किया है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। दूसरा है ऐबक की मृत्यु कहां हुई? मैंने अभी बताया भी है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है लाहौर, चौथा है लखनऊ। तो लाहौर में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कौन सा खेल खेलते समय ऐबक की मृत्यु हुई? पहला है शतरंज, बी है शिकार, सी है चौगान और डी है कोई नहीं। तो चौगान यानी कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है ऐबक के दरबार में कौन विद्वान शोभा बढ़ाते थे? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, हसन निजामी, कोई नहीं। तो हसन निजामी और इसके साथ साथ फख्र मुअद्दिल जैसे दो विद्वान उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन है ऐबक का विवाह किसके साथ हुआ? तो कुबाचा की बहन के साथ, एल्दौज की पुत्री के साथ, दोनों के साथ, कोई नहीं। तो एल्दौज की पुत्री के साथ उसका विवाह हुआ था और कुबाचा की बहन के साथ, ये आंसर गलत है और बी आंसर एल्दौज की पुत्री के साथ उसका विवाह हुआ था। इसके साथ हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।